गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आचार्य विश्वेंद्र आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करूंगा। अपनी ओएसटी के नाम से है, विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत। इस टाइटल के नाम से ये अवेलेबल है अमेजन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस, तीनों पे आप सर्च कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे ओएसटी क्या है। सो ओएसटी बेसिकली एक 21 डेज़ का माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसकी ज़रूरत क्यों है, तो आइए उसके लिए हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली जेई और नीट। बट और भी अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं तो प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल। सपोज़ करें आपको एक फिजिक्स का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास 20 kg है। ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा है जिसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है। फोर्स का वैल्यू 2T है। आपको बताना है कितने टाइम के बाद ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। सो द कंसेप्ट जो यहाँ पे है कि अगर कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा है तो इसकी अगर ग्राफ की आप एनालिसिस करें, सो मोशन तब होगा जब ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू लिमिटिंग इनटू एन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 200 kg 200 आ जाएगा। सो द कंडीशन इज फोर्स शुड बी ग्रेटर देन 80 न्यूटन। अब फोर्स का जो वैल्यू है वो 2T है, सो T शुड बी ग्रेटर देन 40 सेकेंड। सो द आंसर इज ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग आफ्टर 40 सेकेंड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब आप सोचें, जब आप इस क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, आपने खुद चेंज फील किया अपने आप के अंदर। आई थिंक आपको थोड़ा सा एनजाइटी हुआ होगा, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा। बट जो स्टूडेंट्स उस इमोशनल बैरियर को पार कर पाए होंगे वही यहाँ आंसर तक पहुँच पाए होंगे। बट एज आई हैव सीन, जैसा मैंने अनुभव किया है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते समय विचलित हो जाते हैं। इमोशंस एक उनके अंदर इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट होता है और वो उस बैरियर को पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट नहीं आ पाता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और वो केवल सोचते हैं कि केवल पढ़ने से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। इमोशनल वाला चीज़ बिल्कुल अलग है और इमोशंस के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर आप पढ़ रहे हैं और आप उसको फेस कर लेते हैं तो धीरे 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 आप अडेप्टिव हो जाएंगे, बट उसमें काफ़ी समय लगता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से बचते हैं। वो उस स्थिति से जो उनको तकलीफ़ देता है उससे बचना चाहते हैं, तो उन्हें आदत पड़ जाती है सवाल देख के विचलित होने की, जिसका खामियाजा उन्हें पूरी लाइफ में भुगतना पड़ता है। और सवाल का हल करना मतलब परफॉर्मेंस से इक्विवेलेंट है। तो परफॉर्मेंस आपको पूरी लाइफ में देना पड़ेगा। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप लाइव हैं, तब तक अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तभी आपकी लाइफ ठीक से चलेगी। और अगर आप परफॉर्मेंस देना बंद कर देंगे तो लाइफ में बहुत दिक्कतें आपको आएंगी। ये जीवन का कटु सत्य है। हर रिलेशन, हर संबंध स्वार्थ पे आधारित है और वो स्वार्थ है आउटपुट का। यदि आप आउटपुट देने में सक्षम हैं तभी आपका फैमिली रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, सामाजिक रिलेशनशिप वो सही चलेगा। लेकिन यदि आप आउटपुट देने में सक्षम नहीं हैं तो कोई नहीं पूछता आपको, आप केवल एक मजाक की विषय वस्तु बन जाएंगे। तो इसलिए आउटपुट आपको देना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो एक्चुअली तीन चीज़ों पे है, ब्रेन, माइंड और इनका जो कोऑर्डिनेशन है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द ब्रेन वेव्स। आप अपने भीतर देखें कि आप में एक्चुअली वो क्या चीज़ है जो आउटपुट दे रही है, वो क्या चीज़ है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। तो उसमें तीन चीज़ें आएंगी, ब्रेन आएगा आपका, माइंड आएगा आपका, और इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो आएगा, विच इज़ थ्रू द ब्रेन वेव्स। तो ये जो ब्रेन वेव्स है ये 5 टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा, फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस पे। तो इनमें से जो डेल्टा वेव्स हैं इनका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, गामा वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। हियर इज़ द क्वेश्चन। तो ये जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज़ हैं इसको लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे उठाना है, मतलब डेल्टा से गामा में इसको कैसे ले जाना है, ये आपको सिखाता है ओएसटी। क्योंकि सामान्यतः किसी व्यक्ति के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, उसके अंदर जो मानसिक प्रक्रियाएं चल रही होती हैं वो लो फ्रीक्वेंसीज़ की होती हैं। वो बेसिकली सर्वाइवल के विचार सोचेगा, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के, कि खाना पिए और ऐश करें, केवल इसी चीज़ के बारे में वो सोचेगा। या अगर आप प्रॉपर एज के हैं तो रिप्रोडक्शन कैसे करें, जो एक बेसिक का एट्रीब्यूट है किसी भी स्पीशीज़ का, ज़रूरी है उस स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन जब एक एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात आती है तो उसमें आपको ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो जो बच्चे ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में सक्षम हैं
वो ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और जो बच्चे अडैप्टिव नहीं हैं हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी के, वो सवाल देख के सदमे में आ जाते हैं, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, उनका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है पूरा उलझ जाता है, वो उलझन सी फील करेंगे, हालाँकि बताते नहीं हैं किसी को, बट एट द ऑल दे आर नॉट एबल टू गेट द आंसर, दे आर नॉट एबल टू गेट द आउटपुट। और जिसकी वजह से उनका कोई ना तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ अच्छा होता, ना ही वो लाइफ में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते। वो हमेशा उलझी हुई सी बातें करेंगे, अपनी इमोशंस में ही उलझे रहते हैं, कहानियाँ सुनाएँगे दूसरों को, कोई कहानी सुनेगा नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ अबाउट द आउटपुट। बाय हुक और बाय क्रुक, इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, यू हैव टू परफॉर्म कंटिन्यूअसली। सो ये जो ओएसटी है एक्चुअली इसी की आर्ट है कि ये जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन है कैसे सिखाया जा सकता है। और आपको पता ही होगा कि किसी भी हैबिट को फॉर्म होने में 21 दिन लगते हैं, इसीलिए हमने 21 दिन का प्रोग्राम इसमें डिज़ाइन किया। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ओएसटी क्यों? सो पहला कारण है कि इससे आपके न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दूसरा, इसमें एग्ज़ाम एंजाइटी रिड्यूस होगा, क्योंकि हम धीरे 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 आपको ट्रेन करेंगे कि जो एग्ज़ाम कंडीशंस हैं उनमें जो हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ है उसमें कैसे आपको धीरे धीरे करके अडेप्टिव बनना है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऑब्वियसली अगर आप एग्ज़ाम एंजाइटी का बैरियर क्रॉस कर लेंगे, आप इमोशनल ट्रॉमा का बैरियर क्रॉस कर लेंगे, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। इसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब आप इमोशंस के परे हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन अपने आप बनेगा, क्योंकि इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से आपको कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आप ध्यान लगाने बैठे हैं, कोई विचार आ गया मन में, कोई इमोशनल बात आ गई, आप विचलित हो जाएंगे उसमें, तो कंसंट्रेशन आपकी इम्प्रूव करेगा ये। नेक्स्ट इज़ इट इम्प्रूव्स ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दिसंबर या जनवरी के आसपास वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं और अल्टीमेटली गिव अप कर देते हैं। तो ये आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कराने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप धीरे 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 काम करें तो आप उन हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज पर काम करना सीख लेते हैं एंड यू कैन परफॉर्म बेटर इन दैट। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ ऑल्सो। आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है मेंटल हेल्थ का। हर आदमी अंदर से भरा बैठा है, एंशियस है, बेचैन है, हल्का सा किसी ने कुछ कह दिया वो एकदम लड़ने को, झगड़े पे तैयार हो जाता है, बिल्कुल उसमें हिंसा करेगा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, सिर फोड़ देगा उसका, और फिर अपने लिए समस्या बना लेगा। तो आज के समय मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है। तो ये मेंटल हेल्थ डेवलप करने में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस के परे सोचने में सक्षम हैं तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपके सर्वाइवल की टेंडेंसीज ज़्यादा होंगी। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करके आपने किसी को कुछ कहा, वो आपको कुछ कहेगा, उस मेंटल लो पूल में आप फंस जाएंगे। तो आप चाहें या ना चाहें आपने अनावश्यक समस्याएं अपने लिए क्रिएट कर ली। तो आने वाले समय में कंपटीशन और बढ़ेगा, चीज़ें और एक्सट्रीम्स पे होंगी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और ज़्यादा होंगे। तो वही लोग आने वाले समय में अपने आप को यू कैन से कि अच्छी लाइफ जी पाएंगे, जिसका अपने इमोशंस पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है, या जो इमोशंस के परे देखना सीख गए हैं। सो एस्ट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू क्रॉस द इमोशनल बैरियर दैट ट्रैप्स यू फ्रॉम परफॉर्मेंस। ब्रेन के बारे में बात करूंगा तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम, उसके 4 पार्ट्स होते हैं: फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। और ये चारों लोब्स एज ए सिस्टम काम करते हैं जनरली, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन चारों लोब्स में होती है। और ये चारों जब एक सिस्टम में काम करेंगे तो ऐसे करके एक न्यूरल पैटर्न आपका बनेगा। जेई और नीट की यदि बात करें तो इसमें लगभग 50,000 न्यूरल पैटर्न्स हैं। इन 50,000 न्यूरल पैटर्न्स को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पहले सीखें, फिर उनकी रिकर्सिव टेस्टिंग करें, उसी से आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आएगी। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि चीज़ें जैसी दिखती हैं फिजिकल लेवल पे, ऐसा होता नहीं है। मेटाफिजिकल डायमेंशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। अक्सर जो सच्चाई है वो दिखाई नहीं देती है। तो अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। देयर आर हिडन मेटाफिजिकल डायमेंशंस विच आर बियॉन्ड फिजिकलिटी। और ये जो माइंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है थ्रू द ब्रेन वेव्स, यही वो हिडन डायमेंशन है जिसकी वजह से बच्चे उस बात पे काम नहीं कर पाते जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। सो ओएसटी से हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि ये जो हिडन डायमेंशंस हैं जो सामान्यतः बच्चों को पता नहीं होते, उनको एक्सप्लोर किया जाए, ताकि बच्चे वो ट्रिक, वो फार्मूला, वो सीक्रेट जान लें कि कैसे टॉपर्स पढ़ाई करते हैं, कैसे नीट या जेई में सेलेक्ट होने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं, कैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं, ताकि अपने आने वाली लाइफ में वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे से सफलता प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।